हाँ, शुरू किया जाए। पिछली क्लास में अपन क्या चल रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा चली थी। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा उन्हीं सेल में पाया जाता है जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मैंने ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, कोलिकर ने किया था। और किस में किया था, इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में किया था। किसमें, इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल्स में किया था। आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। किसने दिया था, बेंडा ने। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रेब साइकिल चलती है। क्या चलती है, क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और क्रेब साइकिल से संबंधित सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। केवल दो एंजाइम को छोड़ करके, एक अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में अंगुली के समान प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी क्या काम करते थे, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी, लंग के एल्वोलाई और इंटेस्टाइन के विलाई एक दूसरे के क्या है, एनालोगस ऑर्गन है, क्योंकि इन सबका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का होता है। दूसरी बात मैंने बताया था, क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर मिलती थी जिनको क्या कह रहे थे, ऑक्सीसोम कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते थे, एलिमेंट्री पार्टिकल, या इन्हीं को इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहते हैं, या इन्हीं को फर्नाडीज मोरन पार्टिकल कहते हैं, या इन्हीं को F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ये F1 पार्टिकल मैंने बताया था 3 पार्टों से मिलकर बने होते हैं। हेड होता है, स्टॉक और बेस। हेड में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो वहीं पर एनर्जी बनती है। इसीलिए जिस स्थान पर एनर्जी बनती है उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो सेल में एनर्जी कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था कि एटीपी के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन कहते हैं। अगर एटीपी का प्रोडक्शन रेस्पिरेशन में होता है तब उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। अगर एटीपी का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में होता है तब उसे क्या कहते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखना है जो तुमको मैंने बताया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने बताया था 70s टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाए जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। मैंने बताया था कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ऑटोजीनोम सिस्टम किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और इसी ऑटोजीनोम सिस्टम के कारण ही अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल दें तो ये जीवित बनी रहती है। अगर कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसे हम सेल से बाहर निकाल दें और वो जीवित बना रहे तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। ये बातें तुम्हें याद रखनी है।
पिछली क्लास में मैंने बताया था प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और प्लास्टिड मैंने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने बताया था ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में चर्चा हो चुकी थी। मैंने कहा था ये स्टोरेज टिश्यू होते हैं और प्लांट के ऐसे पार्टों में पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक एमाइलोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या काम करते हैं? स्टार्च को स्टोर करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। दूसरा मैंने बताया था प्रोटीनियोप्लास्ट, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। और तीसरा मैंने बताया था इलियोप्लास्ट, ये तेल या फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगर तुमसे पूछ लिया जाए बताइए सिंगल क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो ये ग्रीन एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, उसकी एक सेल में केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये बात याद रखना है। यूनिसेलुलर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बातचीत चल रही है। किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुमसे पूछा जाए, ये ग्रीन प्लास्टिड है, अगर तुमसे पूछा जाए बताइए किस में एक सिंगल सेल में केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, इसकी एक सेल में केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा एक एल्गी ही है, ग्रीन एल्गी जिग्निमा। जिग्निमा की एक सेल में 2 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर जो हम स्पायरोगारा की बात करें, स्पायरोगारा आ सकता है, तो एक सेल में 1 से 16 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? फीते के आकार के होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में स्पायरोगारा के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं रिबन लाइक होते हैं और एक सेल में 1 से 16 तक क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। अगर जो हम हायर प्लांटों की बात करें, तो हायर प्लांटों में के एक सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर 20 से 40 तक होता है। ये लेंस शेप्ड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? लेंस के आकार के हो सकते हैं या डिस्क्वाइडल भी हो सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के शेप के बारे में और देखा जाए, क्लोरोप्लास्ट चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन के द्वारा इस प्रकार से ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इसके जस्ट नीचे एक दूसरी मेम्ब्रेन और होती है। इसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो ये पेरीप्लास्टिडियल, ये प्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है, ये पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। अब देखा जाए इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है। ये जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा हुआ है इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब एक बात बताएं, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो 2 रिएक्शन होती हैं। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती हैं, एक लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में होती है,
डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में होती है, और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेनम में होती है। अब दूसरी बात देखा जाए, इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लैमली कहते हैं। इन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को लैमली कहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लैमली। ये लैमली कहलाती है। कहीं कहीं पर जैसे पैसे आप एक के ऊपर एक रख दो, वैसे ही कहीं कहीं पर लैमली सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक अरेंज होती है। इस प्रकार से एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। लैमली के इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, लैमली के ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इस प्रकार से लैमली के ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो ये हम जो इस समय बता रहे हैं, ये लैमली एक के ऊपर एक डिपॉजिट कर रहे हैं, और लैमली के ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इस प्रकार से लैमली के ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं। तो ये जो लैमली का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ये ग्रेनम कहलाता है। अब ग्रेनम के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन होती है। तो तुम्हें याद रखना है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें दो रिएक्शन होती हैं, और डिटेल इन दोनों रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाते समय बताएंगे। एक लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा में होगी, और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, ग्रेनम में होगी। ग्रेनम की प्रत्येक लैमली को क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। मैंने क्या बताया, ग्रेनम की प्रत्येक लैमली को क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। ग्रेनम की प्रत्येक लैमली को थाइलेक्वाइड कहते हैं। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमली को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली कहते हैं, या फ्रेट चैनल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लैमली कहलाती है, स्ट्रोमा लैमली कहलाती है। तो दो लैमली को जोड़ने वाली लैमली को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली, या इसी को क्या कहते हैं, फ्रेट चैनल कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, स्ट्रोमा के अंदर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लैमली कहते हैं। और कहीं कहीं पर लैमली सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक एकत्रित हो जाती हैं। लैमली के इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमली को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, फ्रेट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेट चैनल कहते हैं। मैंने बताया कि प्रत्येक ग्रेनम की लैमली को क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। और थाइलेक्वाइड नाम किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है मेंकी। मेंकी ने सबसे पहले थाइलेक्वाइड शब्द का उपयोग किया था, ये बात तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए, थाइलेक्वाइड की इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारी इस प्रकार से दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इस प्रकार से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। मैंने क्या बताया, थाइलेक्वाइड की इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये क्वांटासोम कहते हैं। ये क्वांटासोम कहलाते हैं। और क्वांटासोम क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस की यूनिट कहलाती हैं। तो ये क्वांटासोम फोटोसिंथेसिस की यूनिट कहलाती हैं। एक्चुअल में क्वांटासोम ही क्या काम करती हैं, सन की रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, थाइलेक्वाइड की इनर सरफेस पर बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन दानेदार स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती हैं।
और क्वांटासोम टर्म किसने यूज किया था? पार्क और बिगिंस ने यूज किया था। किसने? पार्क और बिगिंस ने यूज किया था। और एक क्वांटासोम के अंदर 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल पाए जाते हैं। मतलब एक क्वांटासोम के अंदर 230 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक क्वांटासोम के अंदर कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कितने? 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और क्वांटासोम क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस की यूनिट कहलाते हैं। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखा जाए स्ट्रोमा के अंदर इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक उसी प्रकार से इसमें डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और तुमको मैंने बताया था इसमें 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये 70s टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हमने कह दिया 70S टाइप राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम। और देखा जाए इसके अंदर आरएनए पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आरएनए पाए जाते हैं। तो इनको हमने क्या कह दिया? आरएनए कह दिया। तो ये क्या है? आरएनए हमने बना दिया, आरएनए। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑटो जीनोम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो जीनोम सिस्टम कहते हैं। तो ये ऑटो जीनोम सिस्टम कहलाता है। तो इसी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑटो जीनोम सिस्टम बताइए किस किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ऑटो जीनोम सिस्टम पाए जाते हैं। और ऑटो जीनोम सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, 70S टाइप राइबोसोम और आरएनए से मिलकर बना होता है। और इसी ऑटो जीनोम सिस्टम की प्रेजेंस के कारण ही अगर हम सेल से क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल दें तो ये जीवित बना रहता है। क्योंकि सेल से अगर बाहर निकाल देते हैं और ये जीवित बना रहता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कौन से ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मतलब अगर जो हम इनको सेल से बाहर निकाल देंगे तो ये जीवित बने रहते हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब देखा जाए डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए का पाया जाना, 70S टाइप राइबोसोम का पाया जाना, ये प्रोकैरियोटिक सेल के करैक्टर होते हैं। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के करैक्टर क्लोरोप्लास्ट में पाए गए हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को ही क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। और राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो राइबोसोम सेल में भी पाए गए हैं और सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी देखो पाए गए हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और तुम्हें मालूम है प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम पर होती है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहते हैं?
सेल का किचन कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। और घर में भी जहाँ पर भोजन बनता है उस स्थान को क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को तुमको मैंने बताया सेल का पावर हाउस कहा जाता है। मैंने गोल्गी बॉडीज़ को बताया है ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। राइबोसोम को मैंने कहा है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। और लाइसोसोम को मैंने क्या बताया है? सुसाइडल बैग कहा है। लाइसोसोम को हमने क्या कहा है? सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया है कि डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है। और मैंने बताया स्ट्रोमा के अंदर कुछ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लैमेली कहते हैं। और कहीं कहीं पर लैमेली सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक एकत्रित होती हैं। लैमेली के इस ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम की प्रत्येक लैमेली को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड टर्म किसने यूज़ किया था? मिंकी ने यूज़ किया था। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमेली को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं या फ्रेट चैनल कहते हैं। थैलेक्वाइड की इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम फोटोसिंथेसिस की यूनिट कहलाती हैं। मतलब ये सन की रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और क्वांटासोम नाम किसने दिया था? पार्क और बिगिंस ने दिया था। एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में स्ट्रोमा के अंदर मैंने बताया है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70s टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और खूब कस के जम के पढ़ाई करिए। पीएमटी मैंने बार बार कहा है बहुत आसान है अगर जो आप कायदे से पढ़ोगे तो, क्योंकि बायो एनसीईआरटी के अलावा कुछ आना नहीं है। मैंने कहा है पेज नंबर छोड़ करके बाकी सब कुछ आप तैयार कर डालें और ये सोच के करें तैयारी कि एग्ज़ाम मेरा कल है, भगवान चाहेगा 100% आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। ओके।